ठीक है, टेस्ट की लिस्ट डालना भूल गया था। आज 11 के बाद डाल दूंगा, है ना, क्लास के बाद डाल दूंगा। आ गए क्या सभी? एक और रह गए। अब तो ज्वाइन करने में इजी कर दिया, फिर भी लेट हो जाते हैं। अब तो बस वो लिंक पे टच करो और ज्वाइन हो जाते हैं। हम्म, चलो ठीक है, अब आएंगे तो फिर देख। ठीक है, हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ देख रहे थे, है ना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने क्या चीज देखी थी कि यहाँ पे कोई भी मतलब मेन तो यहाँ पे हमने टारगेट किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत कि कोई भी मदर है उसको कैसे, उसकी केयर कैसे करनी है, उसको उसके बेबी की कैसे केयर करना है, फैमिली की हेल्थ को कैसे ध्यान में रखना है, वह क्या क्या बॉडी में फिजिकल चेंजेस वगैरह आते रहते हैं। ये सारी चीजों के ऊपर हमने यहाँ पे देखा था। और उससे रिलेटेड हमने डिसीज देखी थी, जिसमें हमने क्या देखी थी, एसटीडी देखी थी। और एसटीडी में बताया था कि ये जो डिसीज है ये कैसी हो रही है। अगर इनको इनको साइलेंट डिसीज भी बोलते हैं सारे को। क्यों साइलेंट डिसीज बोलते हैं? क्योंकि ये धीरे धीरे बॉडी के अंदर डेवलप हो जाती है और पता ही नहीं चलता है कि कब वो हमारी बॉडी को इफेक्ट कर चुकी होती है ना। ये कुछ लोगों का कनेक्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, एक चीज और बताओ थोड़ा सा कि ये वाली लिंक वाले में कोई दिक्कत ही नहीं होती है ना, बस टच करो और ज्वाइन हो जाते हैं ना, कि और कुछ पासवर्ड वगैरह डालना पड़ता नो सर, है? कुछ नहीं डालना पड़ता है। बस टच करते से ही ज्वाइन हो जाते हैं ना? यस सर। ठीक है, ये कुछ लोगों का कनेक्ट नहीं हो रहा है बोले, ऐसे कैसे होता है? रुको एक सेकंड, एक को और शेयर कर देने दो थोड़ी सी। चलो, ठीक है। ठीक है, फिर हम अब यहाँ पर क्या देख रहे थे, एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस में यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है वो क्या चीज आता है कि जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि एमनियोसिंथेसिस क्या है, इसकी प्रक्रिया प्रक्रिया क्या है, क्यों करते हैं, और इसके जोखिम लिखो। जोखिम लिखो मतलब इसके साइड इफेक्ट्स लिखना है कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। दूसरी चीज ये हो गया एकदम क्लियरली क्वेश्चन जो आता है एमपी बोर्ड के अनुसार, लेकिन ऐसा नहीं आता है ना। वो क्या पूछता है कि जैसे हमने भी लास्ट टाइम, हाँ लास्ट टाइम भी हमने पूछा था कि समाज में इसका क्या उपयोग है, या क्या इसको बैन करना सही है या गलत है, इस ये बताइए, है ना। तो उससे रिलेटेड पूछता है। तो सिंपल सा यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बताना है कि एमनियोसिंथेसिस में हम क्या चीज कर रहे हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक कैविटी है, उससे हम क्या कर रहे हैं, 10 से लेके 20 ml तक का फ्लूइड निकाल रहे हैं और उस फ्लूइड की डीएनए टेस्टिंग करते हैं। और डीएनए टेस्टिंग में हम उसमें क्या करते हैं, फीटो ये एमनियोटिक फीटो टेस्ट करते हैं। मतलब ये चीज हो रही है कि उसमें जो अल्फा फीटो प्रोटीन रहती है उसको देखते हैं, साथ में उसमें क्या कॉन्सेंट्रेशन है, क्या क्या मटेरियल प्रेजेंट है, और उसके अंदर में कोई इन्फेक्शन वगैरह तो प्रेजेंट नहीं है, ये चीज देखते हैं। और उससे हमको जब हम ये प्रोसेस करते हैं तो क्या चीज कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे गुणसूत्रीय असामान्यताएं हो रही, मतलब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी जो हो रही है, जो भी भ्रूणीय संक्रमण, एम्ब्रियोनिक इन्फेक्शन जो हो रहा है, या वहां पर उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम रहती है, तो उसकी हमको पहचान आ जाती है। कैसे करते हैं, तो जब यहाँ पे प्रेगनेंसी चल रही है तो क्या कर रहे हैं, 15 से 16वें सप्ताह में हम क्या कर 15 से 16वें सप्ताह के बीच में क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड के हम मदर के एमनियोटिक कैविटी से निकालते हैं। उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, हम एब्डोमेन कैविटी को पहले क्लीन करें,
पहले हम एब्डोमेन जो एब्डोमेन रहता है, पेट रहता है, उसको अच्छे से क्लीन करते हैं जिस जगह से हमको नीडल को अंदर इंसर्ट कराना है। दूसरी चीज, जब हम नीडल को इंसर्ट कराने वाले रहते हैं तो हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा देखते भी रहते हैं कि कहाँ पर हमारी नीडल अंदर जा रही है। जब हम उसको अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं, बेबी की पोजीशन देख लेते हैं कि वो किस साइड में बेबी को वो नीडल टच ना हो, है ना, वो चीज देखते हैं। उसके बाद में हम वहां पे क्या करते हैं, लोकल एनेस्थीसिया लगा देते हैं। लोकल एनेस्थीसिया क्या करेंगे, वो जो एब्डोमेन कैविटी थी जहां से, या जो एब्डोमेन था जहां से हम नीडल इंसर्ट करने वाले थे, वहां पर क्या हो जाना है, वहां उसको कुछ फील नहीं होना है। एनेस्थीसिया का क्या कार्य रहता है, इनको क्या बोलते हैं, संवेदनाहारी, है ना, संवेदनाहारी बोलते हैं। तो इनसे क्या कर रहे हैं, हम वहां पे लगा दे रहे हैं ताकि जब वो अंदर साइड में जा रहे हैं तो उसको दर्द नहीं होना है, मदर को दर्द नहीं होना है ना। फिर हम अल्ट्रासाउंड से देखते रहेंगे, 20 से 15 ml निकाल लेंगे। अब वो जो फ्लूइड निकाला है उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है, एक ट्यूब लेते हैं, ट्यूब के अंदर में हम वो जो जितना भी फ्लूइड रहता है वो फ्लूइड को हम एक मशीन में रखते हैं और गोल घुमाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अलग अलग जो मॉलिक्यूलर वेट रहता है, अलग अलग वेट के अनुसार क्या हो जाते हैं, लेयरें बन जाती है उसमें उस फ्लूइड की। जब वो लेयरें फ्लूइड की बन जाती है तो उसमें से हम जो डीएनए वाला पार्टिकल रहता है उस पार्टिकल को अलग कर लेते हैं और फिर उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसमें सीक्वेंस देखते हैं कैसे कैसे उसमें डीएनए के अंदर में कैसे जीनों का सीक्वेंस है, कोई इन्फेक्शन तो प्रेजेंट नहीं है उस फ्लूइड में, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये भी याद रखना है कि कौन से यहाँ पर जो डिसऑर्डर है जिसका हम एमनियोसिंथेसिस के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन चीज याद रखना, हमेशा डाउन सिंड्रोम तो याद रखना, या ट्राइसोमी वाले डिसऑर्डर को हम देख सकते हैं ना। अभी ये ट्राइसोमी क्या है, ये हम आगे चल के और देखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड में याद रखना कि एमनियोसिंथेसिस से, अगर उसने यहाँ पे ये एग्जांपल नहीं दिया, मतलब ऑप्शन अगर ऑप्शन में पूछ लिया ऑब्जेक्टिव में, उसने गुणसूत्रीय या आनुवांशिक विकार वगैरह कुछ नहीं दिया, तो वो वर्ड देगा यहाँ पे, या तो ये कोई डिसीज का नाम दे देगा, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, टर्नर किल्नेफिल्टर या RH इनकम्प्लीबिलिटी, है ना। तो दो चीजें मेन याद रख लेना, एक तो डाउन सिंड्रोम या तो फिर ट्राइसोमी। ठीक है, दूसरी चीज याद रखना, RH इनकम्प्लीबिलिटी को भी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, RH इनकम्प्लीबिलिटी को, इनसे रिलेटेड यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ जाता है, तो इन दो के ऊपर स्टार बना लो। ठीक है, ठीक है। कमी या जोखिम, क्या दिक्कतें हो सकती है, क्या दिक्कतें हो सकती है, क्या कर रहे थे हम एमनियोसिंथेसिस में, जो निडिल है उसको अंदर की ओर इंसर्ट करा रहे थे, तो एबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं। अब क्यों एबॉर्शन हो सकते हैं, हमने एबॉर्शन में पढ़ा था, दो प्रकार के रहते हैं, एक क्या रहता है प्राकृतिक और एक प्रेरित। मतलब एक क्या प्राकृतिक, मतलब क्या हो रहा था, स्पॉन्टेनियस, जिसको हम मिसकरेज बोलते हैं ना, और प्रेरित जिसको हम इंड्यूस बोलते हैं, जो हम करवाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, क्योंकि हम नीडल इंसर्ट करा रहे हैं, हो सकता है अच्छे से क्लीन वगैरह नहीं कर पाए हम, अच्छे से वो एरिया साफ नहीं कर पाए, या अच्छे से बाद में उसको पैक नहीं कर पाए, तो वहां पे कोई इन्फेक्शन अंदर की ओर जा सकता है, या हो सकता है बेबी के ऊपर कहीं टच हो जाए जिसके कारण अंदर ब्लीडिंग वगैरह होकर वो मटेरियल खराब होने लगे, है ना। ऐसी कोई भी दिक्कत हो सकती है जिसके कारण में एबॉर्शन हो सकता है ना। समय से पूर्व प्रसव, समय से पूर्व प्रसव कैसे हो सकता है, कि हमने बॉडी के अंदर में नीडल जब इंसर्ट करी और अच्छे से पैक वगैरह नहीं किया, हो सकता है लिक्विड वहां से लीक कर जाए या इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो जाए, जिसके कारण भी यहाँ पे ऐसी चीज हो सकती है। अम्बिलिकल कॉर्ड डैमेज हो जाए तो उसको प्रॉपरली न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण हो सकता है जल्दी बेबी हो जाए। श्वसन में अवरोध, श्वसन उसको अगर वहां पे इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह डैमेज हो गई या प्लेसेंटा डैमेज हो गया, तो उस बेबी को यहाँ पे दिक्कत हो सकती है ना रेस्पिरेशन में। संक्रमण अभी बताया, संक्रमण हो सकता है। रिसाव, रिसाव मतलब वही सिक्रीशन हो सकता है, अच्छे से हम अगर उसको पैक नहीं कर रहे हैं जहां पर हमने निडिल इंसर्ट करी है, तो वहां से सिक्रीशन हो जाएगा, है ना, जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर की ओर सिक्रीट होने लगेगा। यहाँ तक ठीक है बेटा, यहाँ तक ठीक है। यस सर। अरे भाई सारे लोग बताओ, ठीक है यहाँ तक। यस सर। यस सर। यस यस सर। बोलना भी है ना Yes, बेटा, sir. बोलोगे नहीं तो फिर कैसे कैसे वो करेंगे हम आगे पीछे। हम्म
यहाँ पे पुराने इसमें कौन है, एक मिनट देख लेने दो। कामिनी है, त्रिवेणी, सिया, नहीं सिया नहीं, त्रिवेणी, ठीक है। ठीक है, अगली चीज आती है यहाँ पे इनफर्टिलिटी। ठीक है, इनफर्टिलिटी को क्या बोल रहे थे, बांध्यता भी बोल रहे थे, या स्त्री को क्या बोलते हैं, ये अनुर्वरवरता, है ना। ये अच्छे से देख लेना क्या है ना। ठीक है, बांध्यता या इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या हो रहा था कि यहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु दोनों के अंदर में जब निषेचन की या फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी नहीं होती है, तो वो कंडीशन क्या कहला रही है, इनफर्टिलिटी कहला रही है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं हो रहा कि सिर्फ मदर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है तो उसको इनफर्टिलिटी बोल रहे हैं, या मेल स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो उसको इनफर्टिलिटी बोल रहे हैं, नहीं। दोनों की ही कंडीशन है कि जब एग और स्पर्म दोनों ही चीज जब फर्टिलाइज होने की कैपेसिटी नहीं होती है उनके अंदर में, तो वो क्या कहलाती है, इनफर्टिलिटी। दो प्रकार की होती है, मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी। मेल इनफर्टिलिटी में क्या चीज हो रही, वृषण के अंदर में जो जो जनन कोशिकाएं रहती है ना, जो स्पर्मेटोगोनिया, उनसे अच्छे स्पर्म नहीं बन पाते हैं, या तो फिर जो सेमिनल वेसिकल हो गया, उस सेमिनल वेसिकल से अच्छे से वहां से फ्लूइड सीक्रेट नहीं होगा, जिसके कारण उसको एक वहां पे फ्लोइंग के लिए वहां पे कोई मतलब तैरने के लिए वहां पे कोई अच्छे से इन्वायरमेंट नहीं मिल पाएगा, है ना। उसको जो सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है, उसको जो न्यूट्रिएंट मटेरियल चाहिए था, पोषण चाहिए था, वो वहां पर नहीं मिल पा रहा है, तो वो स्पर्म अच्छे से सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो ज्यादा टाइम तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, है ना। जिसके कारण क्या हो सकते हैं, वो जल्दी नष्ट हो जाएंगे। और हमने बताया था कि एक मतलब एक बार प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सिर्फ एक स्पर्म चाहिए, लेकिन उसकी काउंटिंग कितनी होती है, कम से कम 20 करोड़ होना चाहिए, या 20 करोड़ के समथिंग जब रहते हैं तब एक जाके क्या हो रहा है वहां पे फर्टिलाइज हो रहा है। तो अगर उनके काउंटिंग में भी अगर कम आ रही है, कम हो रही है, कि कम ही प्रोड्यूस हो रहा है, तो कम प्रोड्यूस हो रहा है तो कोई चांसेस ही नहीं बनते कि फर्टिलाइज वो एक के साथ में फर्टिलाइज होगा, है ना। अगली चीज क्या और रीजन हो सकते हैं, देखो दोनों चीजों में याद रखो, फर्टिलिटियों में दोनों में ही क्या हो रहा है, अगर उनकी बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं है, मेल फीमेल दोनों की, किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन है, वो रिलेशन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, या ड्रग स्मोकिंग वगैरह कुछ ले रहे हैं, है ना, या टैबेकू का यूज कर रहे हैं, तो क्या होना है यहाँ पे, अच्छे गैमेट्स बनने के चांसेस कम हो जाएंगे, फिर वो स्पर्म हो या ओवा हो, दोनों में यही चीज हो रही है। ठीक है, ठीक है। और जब हाई टेम्परेचर होता है तो भी यहाँ पे इधर मेल में ये याद रखना कि जब हाई टेम्परेचर होता है तो भी मेल इनफर्टिलिटी होने के चांसेस रहते हैं। क्यों, क्योंकि हमने देखा था कि स्पर्म के निर्माण के लिए 33 से लेके 35 तक का टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है ना, 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर चाहिए होता है। इसीलिए क्या हो रहे थे, जो टेस्टिस से वो बॉडी से बाहर भी प्रेजेंट थे, है ना। तो जब बॉडी का बाहर का भी टेम्परेचर अगर हाई रहेगा, और नॉर्मल टेम्परेचर 37 से लेके अगर 40 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर में भी वो पर्सन रह रहा है, तो भी स्पर्म का निर्माण अच्छे से नहीं होना, है ना। अगर कोई ट्यूब वगैरह, कोई ग्लैंड वगैरह, कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो भी यहाँ पे अच्छे स्पर्मों का निर्माण नहीं हुआ। सेम ऐसे ही फीमेल इनफर्टिलिटी में भी क्या चीज हो रही है यहाँ पे, जब ओरी से रिलेटेड, ठीक है, किससे मेन तो रहेगा, ओरी से रिलेटेड अगर कोई डिसीज है, ओरी अच्छे से डेवलप नहीं है, ओरी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, वो बोलते हैं ना क्या, बच्चादानी खराब होगी ऐसे, है ना। तो वो क्या चीज हो रही है, ओरी में किसी प्रकार की कोई एब्नॉर्मलिटी आ गई है, उस वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रही है, या बॉडी के अंदर में थायराइड वगैरह की प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, जिसके कारण भी क्या हो सकता है, ओरी के अंदर में एग डेवलप नहीं होना है। दूसरी चीज आती है फेलोपियन ट्यूब में रुकावट। तो फेलोपियन ट्यूब में रुकावट मतलब, हमने फेलोपियन ट्यूब के लिए बोला था, तो फेलोपियन ट्यूब कैसी क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे लंबी सी थी, है ना। तो फेलोपियन ट्यूब जब ये ऐसे यहाँ पे जा रही है,
तो इसके अंदर में क्या हो रहा है, किसी तरह की रुकावट आ गई, मतलब यहाँ पे ऐसे किसी तरह का सिस्ट वगैरह कुछ बन गया या यहाँ पे ऐसा कोई मास वगैरह फॉर्म हो गया, तो क्या होना है, इस साइड में स्पर्म तो इधर से पहुंच गया, यहाँ पे क्या बन गया, एम्ब्रियो भी बनना चालू हो गया, जाइगोट लेकिन वो इस एरिया से यहाँ से बाहर नहीं आ सकता है ना। अगर इसके अंदर में सीलिया बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है ना, सीलिया अगर बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट है, तो ये क्या चीज हो रही है, फिर यहाँ एप्टॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस रहते हैं, या तो फिर ये रहता है कि ये जो यहाँ पे जाइगोट बना है वो डीजनरेट हो जाना है इधर आगे जाने से पहले, क्योंकि वो यहीं पर रहना है, उसको सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलना है, वो इधर यूट्रस के साथ में यहाँ पर क्या थी, यूट्राइन कैविटी, तो वो यूट्रस के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाना है, जिसके कारण ये एम्ब्रियो हो सकता है फैलोपियन ट्यूब की भी एब्नॉर्मलिटी के कारण इधर ही नष्ट हो जाए, है ना। ठीक है, अगली चीज क्या आ रही है, गर्भाशय में रोपण ना होने के कारण। अब गर्भाशय में रोपण ना होने के कारण मतलब इम्प्लांटेशन ना होना। अब मान लो यहाँ पे क्या चीज हुई, ये फैलोपियन ट्यूब सब ठीक है, ठीक है, ये जो यहाँ पे एम्ब्रियो बन रहा था, ये एम्ब्रियो क्या हो गया कि यहाँ पे यूट्राइन कैविटी के अंदर में आ भी गया, लेकिन यहाँ पर एंडोमेट्रियम के साथ में वो कोरियोनिक विलाई अटैच नहीं हो पाया, वो यहाँ पर सही टाइम पे पहुंच नहीं पाया, है ना, या हार्मोनल कोई डिस्टरबेंस हो गया, या यूट्राइन कैविटी के अंदर में कोई इन्फेक्शन वगैरह प्रेजेंट था, तो ये जो यहाँ पे एम्ब्रियो बना था, ये क्या होना है, बॉडी से बाहर आ जाना है, और जिसके कारण भी यहाँ पे ये भी एक कारण होता है कि यहाँ पे जो प्रेगनेंसी है वो कंसीव नहीं हो पाती है। ठीक है, फिर अगली चीज क्या चीज बोल रही है कि महिलाओं में वसा का अभाव, है ना, ये जो हम अभी यहाँ पे एंडोमेट्रियम बोल रहे थे, तो एंडोमेट्रियम क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे सबसे मोटी लेयर हो रही थी, है ना, और एंडोमेट्रियम ही क्या होते रहती है, हमने देखा था मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के दौरान भी क्या हो रही थी, ये जो एंडोमेट्रियम थी ये मोटी हो रही थी, और हमने स्ट्रक्चर जब बताया था तो भी बताया था कि यहाँ पर क्या हो रहा था, एक्सटर्नल और इंटरनल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है यहाँ पर फीमेल में यहाँ पे फेट का डिपोजिशन हो जा रहा था, है ना, फेट का डिपोजिशन हो जा रहा था, जिसके कारण में क्या होता है, यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वगैरह प्रॉपर्ली चलते रहते हैं, है ना, सही हार्मोनल चेंजेस सही टाइम पर होते रहते हैं। अगर ये चीजें नहीं हो रही है तो क्या होना है, यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स वगैरह डिस्टर्ब हो जाना है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स अगर डिस्टर्ब चलेंगे तो भी क्या होना है, ये जो एग इधर से ओरी से यहाँ से जो एग निकल रहा था, ये एग भी क्या होना है, प्रॉपर टाइम पे नहीं निकलना है, और अगर वो प्रॉपर टाइम पे नहीं निकलेंगे, जैसे हमने नेचुरल मेथड बोली थी, और नेचुरल मेथड में हमने क्या चीज बोला था कि यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हम एक साइकिल देख रहे थे ना, और उस साइकिल में क्या चीज बोला था कि ये साइकिल थी, और इसमें यहाँ पे 11वें से जो 14वें दिन तक का जो टाइम था, है ना, नहीं 11वें से लेके 16वें दिन तक का, है, 11वें से 16वें दिन तक ये फर्टाइल एज थी, है ना, फर्टाइल टाइम ड्यूरेशन था। तो इस फर्टाइल टाइम ड्यूरेशन के दौरान अगर कोई कपल्स अगर कैपुलेशन कर रहा है और वो नॉर्मल टाइम लेके चल रहा था, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम क्या लेके चल रहा था कि भाई 28 डे का है, तो 14th डे क्या हो जा रहा था, यहाँ पे ओव्यूलेशन हो जा रहा था। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो गया, बाय चांस अगर किसी कारण से यहाँ पे 24 डे का हो गया, या तो इधर 33 डे का हो गया, बढ़ गया, तो क्या होना है, ये जो ओव्यूलेशन का दिन था वो क्या हो जाना है, चेंज हो जाना है, जिसके कारण भी क्या होना है, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होना है। ठीक है, इतना ठीक है बेटा? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या चीज है अब आगे में, यहाँ पे जो इनफर्टिलिटी है, अब उस इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट दिया, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ टेक्निक का यूज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ हम यहाँ पे टेक्निक का यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर में कुछ चीजें हम पहले भी बता चुके हैं ना, तो हम यहाँ पॉइंट वाइज चलेंगे। ठीक है, आईवीएफ, आईवीएफ का मतलब क्या चीज हो रही है, यहाँ पे इन विट्रो फैलोपियन ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, है ना, आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या चीज कर रहे थे, हम शरीर के बाहर, मतलब बॉडी के बाहर दोनों के गैमेट ले रहे थे, मेल और फीमेल दोनों गैमेट ले लिए, और उनको क्या कर दिया, बॉडी के बाहर, है ना,
मेल गैमेट ले लिया, फीमेल गैमेट ले लिया, उन दोनों को क्या किया, बॉडी के बाहर एक लैब में हम यहाँ पे या टेस्ट ट्यूब के अंदर में हम इसको फर्टिलाइज करा रहे थे। और फर्टिलाइज कराने के लिए क्या चीज करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ये एग है, अंदर साइड में यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, तो एक छोटा सा वीडियो भी दिखाया था इसके लिए, है ना। एक नीडल लेते हैं, माइक्रो नीडल रहती है, उससे क्या करते हैं हम, इस माइक्रो नीडल से क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें स्पर्म रहता है, हम बहुत सारे स्पर्म रहते हैं हमारे पास, उनमें से हम क्या करेंगे, हेल्दी वाला स्पर्म लेंगे और उस हेल्दी वाले एक या दो स्पर्मों को क्या करेंगे, इस एग के अंदर में यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। पूरा का पूरा स्पर्म ही हमने इस एग के अंदर में इंसर्ट कर दिया, तो क्या होना है, यहाँ पर ये इसकी बॉडी डाइजेस्ट हो जाना, न्यूक्लियस भर बच जाना है, और वो फिर इस किसी के इस एग के साथ में फर्टिलाइज हो जाएगा और यहाँ पे क्या बनाने लगेगा, जाइगोट बनाने लगेगा। ठीक है, अब ये जब जाइगोट बन रहा है, अब अभी हमने क्या बोला कि यहाँ पे एक या दो स्पर्म हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि हो सकता है एक स्पर्म डाइजेस्ट ना हो पाए, या उसकी जो एक्सटर्नल बॉडी है वो डाइजेस्ट ना हो पाए, या वो विघटित नहीं हो पाएंगे वहां पे, तो जो न्यूक्लियस है वो आपस में यहाँ पे फ्यूज नहीं हो पाएंगे, है ना, फर्टिलाइज नहीं हो पाएंगे, इसीलिए ये चीज करते हैं। पर अगर लगता है कि हेल्दी स्पर्म है, अच्छे स्पर्म है, तो हम सिर्फ एक ही स्पर्म को अंदर इंसर्ट करवा देते हैं, है ना, और फिर वो जाइगोट बन जाता है। जब ये जाइगोट बन गया, मतलब जब न्यूक्लियस बन गया, तो इसमें क्या चालू हो जाता है, यहाँ पे डिवाइडेशन, 1 से 2, 2 से 4 वाली कंडीशन होने लग जाती है। जब यहाँ पे डिवाइड होने लग जाता है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, जो फैलोपियन ट्यूब है उसके अंदर में ट्रांसफर कर देते हैं, और वो वहां जो यूट्रस है उसके अंदर में आके इम्प्लांट हो जाता है। ठीक है, अब ये टेक्निक हम कब यूज कर पा रहे हैं कि भाई जब ओवरी के अंदर में कोई गड़बड़ी थी या फैलोपियन ट्यूब के अंदर में कोई गड़बड़ी थी तो कर पा रहा है। यूट्रस में गड़बड़ी है तो नहीं। यूट्रस कहां पर था, ये फैलोपियन ट्यूब भी, और यहाँ से क्या चीज हो रही थी, ये यूट्रस चालू हो रहा था ना, ये क्या थी, यहाँ पे एंडोमेट्रियम बनी हुई थी ना, और यहाँ से ये यूट्रस चालू हो रहा था ना। तो इस यूट्रस के अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इस मेथड का यूज कर पा रहे हैं, क्योंकि उसको इम्प्लांट यहाँ पर होना है। अगर वो यहाँ हम फर्टिलाइज करा के कितने भी यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब के अंदर में ट्रांसफर कर दे या यहाँ पर ट्रांसफर कर दे, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है ना, कोई मतलब नहीं रहना, ये तो बाहर ही आ जाना है ना, ये जाइगोट क्या होना है, बॉडी से बाहर ही आ जाना है ना। ठीक है, ठीक है। इसके बाद इसी टेक्निक को, आईवीएफ टेक्निक को ही क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब टेक्निक भी बोलते हैं। फिर यहाँ पर टेस्ट ट्यूब के लिए हमने क्रॉस क्वेश्चन बताया था, है ना, कि टेस्ट ट्यूब बेबी या टेस्ट ट्यूब बेबी वर्ड अपने नाम को, अपने नाम का मतलब एक्सप्लेनेशन नहीं देता है ना, उसका विस्तार नहीं करता है या उसके बारे में बताता नहीं है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा था, उससे क्या लगता है, इसके बारे में बताया था, कोई बता पाएगा शॉर्ट में, क्या क्या बताया था मैंने? टेस्ट ट्यूब बेबी अपने नाम को एक्सप्लेन नहीं करता है, कैसे बताओ कोई, कैसे एक्सप्लेन नहीं करता है वो अपने नाम को? बेटा बोलो। का निर्माण टेस्ट ट्यूब में नहीं होता है, माँ के गर्भ में होता है। हाँ, और अपना नाम भी बता दो। त्रिवेणी। हाँ, त्रिवेणी, ठीक। और ये बाकी लोगों को नहीं बोलना है क्या? हाँ, यहाँ पर देखो, मेरे को एक ही चीज में गुस्सा आती है और बहुत ज्यादा आती है फिर, है ना। बाकी चीजों से मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, यहाँ पे भाई जब बोला है कि बोलना है तो बोलना है, गलत बोलो या सही बोलो उससे मतलब नहीं है, बस इतने से मतलब है कि बोलो, ठीक है। गलत आंसर के लिए नहीं वो कर रहे हैं, किसी दूसरी चीज के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस चीज के लिए तो भैया बहुत ही ज्यादा दिमाग खराब होता है ना। बोला है बोलना है तो फिर बोलना ही है, चाहे गलत बोलो ना, गलत बोलने पे कौन डांट रहा है, पर बोलना है, ऐसे चुप नहीं बैठना है। इसका मतलब तो ये हो गया भाई तो कुछ बताया ही नहीं है। ठीक है, आगे से ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। यहाँ पे हमने फिर बताया था कि इस जो टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक है, इसको सबसे पहले पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड ने डेवलप किया था, है ना, और ये 1950 से ही इसके ऊपर में वर्क करने हुए पे लगे थे, लेकिन यहाँ पे 1978 में इनने फाइनली एक जाइगोट को डेवलप कर लिया था, और वो 29 डेज तक लाइव रहा था, है ना। ठीक है, उसके बाद दूसरी मेथड आती है यहाँ पे, जिफ्ट आती है, ठीक है। ये गिफ्ट और जिफ्ट में भी कुछ लोगों ने लास्ट टाइम में गड़बड़ करे थे भाई। जिफ्ट से याद रखो यहाँ पे ये जाइगोट, ठीक है, जाइगोट, और जिफ्ट से याद रखो गैमिट,
ठीक है। ठीक है, तो क्या चीज हो रही है, गैमिट, और यहाँ पे हम जाइगोट को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे थे, है ना। उनके ही हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, फर्टिलाइजेशन करवा के उनको हम बॉडी के अंदर में इंसर्ट करवा रहे थे, है ना। तो ये कौन हट गया था, उमा, एक सेकेंड। ठीक है, तो जाइगोट, है ना, तो जाइगोट में ये जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट, इसमें हम क्या चीज कर रहे हैं कि हम पहले हमने यहाँ पे गैमिट लिए और गैमिट को क्या कर दिए, फर्टिलाइज करवा लिया आर्टिफिशियल रूप से, है ना, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन किया, मतलब कृत्रिम निषेचन कर दिया, कैसे, बाहर टेस्ट ट्यूब के अंदर में। और जब वो जाइगोट बन गया, जब दोनों के न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हो गए और वो डिवाइडेशन उनमें चालू हो गया, है ना, ग्रोथ उनमें चालू होगी, तो फिर उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे जो फीमेल है उसकी बॉडी के अंदर में उसको हमने ट्रांसफर कर दिया, और उसमें कहा, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर दिया। वो आगे चल के क्या होगा, जाइगोट से मोरुला बनेगा, मोरुला से ब्लास्टुला बनेगा, और ब्लास्टुला से बनते हुए यूट्रस में आ जाएगा, और यूट्रस में आके क्या हो जाएगा, उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा, और फिर आगे बेबी ग्रोथ कर लेगा। सेम ऐसे यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो गैमिट है, हम यहाँ पे गैमिट को ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब एग क्या हो गया है, फेलोपियन ट्यूब के, ये एग क्या हो गया है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर में आ गया है ना। एक ऐड करने, बहुत लेट ऐड हो रहे हो बेटा। गैमिट को, जैसे यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब बनी हुई थी, है ना, अरे टाइम लिमिट भी खत्म हो। फेलोपियन ट्यूब बनी थी, इसके अंदर में यहाँ पे एग आ गया, लेकिन ये क्या हो रहा है, इधर फर्टिलाइज वगैरह नहीं हो रहा है, या स्पर्म यहाँ पे हेल्दी नहीं थे, तो वो इस फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तो फिर फेलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच पा रहे थे, तो हमने क्या किया, हम एक ट्यूब लेते हैं, है ना, और मतलब एक कैथेटर लेते हैं, उस कैथेटर को सर्विक्स वेजाइना से होते हुए बॉडी के अंदर में इंसर्ट कर देते हैं, और बॉडी के अंदर में इंसर्ट करने के बाद में वो फेलोपियन ट्यूब में जो भी हमारे पास स्पर्म है उनको हम वहां पर छोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होना है, ये आसानी से जो स्पर्म इधर से आए थे वो यहाँ पे फर्टिलाइज हो जाना है, क्योंकि वो यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। ऐसे ये चीज कब करते हैं, जो जिफ्ट है ना, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ये कब कर रहे हैं, जब स्पर्म हेल्दी नहीं बन रहे थे, है ना, स्पर्म हेल्दी नहीं बन रहे थे, उस कंडीशन में हम ये चीज कर रहे हैं कि हम स्पर्म को बॉडी के अंदर में इंसर्ट करवा देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, अरे एक सेकेंड बेटा। ठीक है, तो बॉडी के अंदर में हमने ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ठीक है, इतनी चीज याद रहेंगी। यस सर। दिक्कत है यहाँ पे, हाँ सर। ठीक है, चलो। किसने मैसेज किया है, मिस्टर टेस्ट ट्यूब बेबी, क्या टेस्ट ट्यूब बेबी भाई, उसके बारे में क्या। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, अभी जो चीज बताई ये सारी चीजें क्या थी, यहाँ पे टेस्ट ट्यूब बेबी के अंदर में ही आ रही थी, है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन पूछना है उसने, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है ना। तो टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है कि जब यहाँ पे महिलाओं के अंदर में मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करने की कैपेसिटी नहीं होती है, उस पता नहीं अचानक नेटवर्क चले गए, कोई कॉल, हेलो, आवाज आ रही है बेटा लोग, नेटवर्क चले गया था, पता ही नहीं चला। किसी ने मैसेज किया,
क्या मैसेज किया है? ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी में जब क्या हो रही थी, फीमेल के अंदर में प्रेगनेंसी कंसीव करने की कैपेसिटी नहीं रह रही थी, तो हम क्या कर रहे थे, ओरी से एग निकाल रहे थे और उधर से क्या ले रहे थे, हम स्पर्म ले रहे थे और दोनों को क्या कर रहे थे, फर्टिलाइज कराने रहे थे और फर्टिलाइज हो जाने के बाद में हम उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दे रहे थे, है ना, ट्रांसफर कर दे रहे थे और वो फिर वहां पे डेवलप हो जा रहा था और डेवलप होने के बाद में वो इम्प्लांट हो जा रहा था और इम्प्लांट जब इम्प्लांटेशन हो जा रहा था तो एक अच्छे बेबी का यहाँ पे डेवलपमेंट हो जा रहा था। तो यही चीज क्या है यहाँ पे फैलोपियन मतलब टेस्ट ट्यूब बेबी है। ठीक है। फिर इसके लिए मैंने क्रॉस क्वेश्चन बता दिया था, है ना, वो क्रॉस क्वेश्चन की वर्डिंग्स भी याद रखना है ना, और उसमें भी यही चीज बताना है कि भाई हम उसको बाहर साइड में वो कर दे रहे हैं, है ना। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बोलो, या तो फिर अभी फिर से कनेक्ट करना, तो ये आगे के पॉइंट्स देखते हैं। किसी को डाउट है तो आराम से बोल दो। बोलो बेटा, अनम्यूट करो और बोलो यहाँ पे फटाफट, जो 2 मिनट अभी बचा है। फीमेल की एज कितनी भी एज में, हाँ हाँ, मतलब ओरी के अंदर में अगर वो जो ग्राफियन फॉलिकल्स थे अगर वो भी अगर प्रेजेंट है तो उसको भी हम डेवलप करवा के हम करवा सकते हैं, है ना, एज कितनी भी हो तो भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस वो ग्राफियन फॉलिकल्स डीजनरेट होना चालू नहीं होना चाहिए। हमने क्या बोला था, जो रिप्रोडक्टिव एज थी, रिप्रोडक्टिव यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि हम ये मेथड्स कब यूज कर सकते हैं, है ना, कितनी एज तक हम यूज कर सकते हैं अगर फीमेल के लिए, है ना। तो क्या चीज हो रही, अगर वो ग्राफियन फॉलिकल्स जो प्रेजेंट थे वो अगर डीजनरेट होना स्टार्ट नहीं हुए, अच्छे हैं, तो हम कभी भी करवा सकते हैं, फिर वो चाहे 60 की भी एज क्यों नहीं हो, क्योंकि उसमें बन कितने रहते हैं, बहुत सारे बन रहे थे ना, 4 से 5 लाख तक के बन रहे थे, लेकिन सिर्फ मैच्योर कितने हो पाते हैं, रिप्रोडक्टिव एज में मैच्योर कितने हो पाते हैं, सिर्फ 450 से 450 तक हो पा रहे। पर अगर अभी थोड़ा सा टाइम, जैसे मान लो उसकी 50 एज हुई है, तो भी वहां पे वो ग्राफियन फॉलिकल प्रेजेंट है, वो वहां पे बन रहा है, मतलब प्रेजेंट है, लेकिन वो अभी उनमें कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बिकेंस वाली कंडीशन है, उसमें नहीं आ रही है, क्योंकि वहां पे एलएच वगैरह, एफएसएच वगैरह, इन सब का सब चेंजेस हो जाना है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे उनका लेवल चेंजेस हो जाना है, पर वो ओरी के अंदर में प्रेजेंट है। अगर हम उनको इन हार्मोन की अगर मतलब हार्मोन अगर प्रोवाइड कर दे, उसको दे दे हम, तो वो फिर से डेवलप हो सकते हैं, तो हम कभी भी यूज कर सकते हैं, इस चीज को यूज कर सकते हैं। चलो, एक चीज ये भी थी रिजल्ट के बारे में, कल रिजल्ट आया है ना, सारे लोगों ने रिजल्ट देख लिया होगा। है ना, अच्छा रिजल्ट आया है सबका लगभग, बायो में भी बढ़िया है, बायो में तो सबका ही बढ़िया है, सब लगभग लगभग एवरेजन, अगर एवरेज निकाला जाए तो 60 के ऊपर है। पर वही है, बाकी सब्जेक्टों पे भी ध्यान दो और थोड़ा सा मेरी कुछ बातें सुन लो। हाँ हाँ, बोलो।